नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज के डेट में हम लोग मेंस डेली मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी और उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने 83 पार्ट तक देख लिए थे। आज हम लोग 84वां 84 पार्ट को देखेंगे। ठीक है, 2 प्रश्नों को देखेंगे अच्छे से। इन प्रश्नों को आप लोग देखते रहिए जो कि आपके बीओ एग्ज़ाम यूपीपीसीएस मेंस और यूपीपीसीएस मेंस 2019 और 20 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इनको अच्छे से आप लोग करते रहिए, इनको लिखते रहिए डे बाय डे। और जैसे होगा क्या कि जैसे आप अगर लेट करेंगे या जैसे मान लीजिए आज का कार्य अगर आप कल करते हैं तो ऐसे क्या होगा, इकट्ठा होने लगेगा और आप लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो डे बाय डे आप लोगों को क्या करना है, पूरी ईमानदारी के साथ में लिखते रहना है। और बीयू मेंस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए उसमें 50 शब्दों में, 25 शब्दों में, 125 शब्दों में प्रश्न आपके आएंगे। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग आंसर राइटिंग करते रहिए। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, जो वीडियो है वो मिल जाएगा। अब देखिए आज का जो प्रश्न है, प्रश्न को देख लेते हैं कि पेपर फर्स्ट का यह प्रश्न है। और पेपर फर्स्ट का यह प्रश्न है, प्रश्न संख्या 167 है और 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। ठीक है, लिखने से पहले वही सावधानियां, जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं और अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में अन्य चीज़ें भी हैं कि जैसे आप लोगों को क्या करना है कि जो शब्दों का चयन है, ठीक है, शब्दों का चयन जो है वो आप लोगों को अच्छा करना है और वो अच्छा रखना है। और जो स्वच्छता है, उत्तर की स्वच्छता आप लोगों को रखनी है। सही से आप लोगों को उत्तर लेखन क्षमता करनी है। ठीक है, उत्तर को लिखना है। इसके साथ में और क्या चीज़ें हैं कि जैसे कुछ डेटा है और डायग्राम है, तो उन चीज़ों का भी आप लोग अच्छे से प्रयोग करिए। और अगर आपकी हैंडराइटिंग अगर अच्छी है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, और इन चीज़ों को अच्छे से आप लोगों को समझना है और अच्छे से आप लोगों को जो उत्तर लेखन क्षमता है उसको करना है। ठीक है, चलिए आज का जो प्रश्न है, प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो लोग भी यूपीपीसीएस मेंस और बीओ का मेंस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न को देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारत में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की संकल्पना पर टिप्पणी करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को बताना है आपको। देखिए धर्मनिरपेक्षता क्या है। सबसे पहली बात यही है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता शब्द रखा गया है। और धर्मनिरपेक्षता होती क्या है, कहने का मतलब यही है कि सभी धर्मों को, भारत में हमारे यहाँ क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की गई। संविधान में उल्लेख किया गया है कि जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, किसी भी धर्म को संरक्षण नहीं प्रदान करेगी। भारत में सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने का, धारण करने का, सभी की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। सभी धर्मों की जो स्थिति है वो समान स्थिति रखी गई है। किसी के धर्म के साथ में भेदभाव या उसको नीचा दिखाना या उसके साथ में गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, यह बात कही गई है। धर्म के आधार पर सभी धर्मों के साथ सभी रूपों में समान रूप से व्यवहार होगा। ठीक है, धर्म के आधार पर समानता की बात कही गई है, तो इसी को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। ठीक है, कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण मिलेगा। ठीक है, धार्मिक मामलों में अगला पॉइंट क्या है, धार्मिक मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा। धार्मिक मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा। जैसे कोई भी व्यक्ति, अब आप जबरन किसी को कोई धर्म की उपासना करने के लिए या मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कही गई हैं। इसके साथ में क्या है कि जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य की संकल्पना की बात कही जाती, तो हमारे यहाँ क्या है, संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है और भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने की संकल्पना को आगे बढ़ाया गया है, इसको स्थापना करने का प्रयास किया गया है। तो अब किस तरीके से कि जैसे देखिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के द्वारा भी जो धर्म है, ठीक है, धर्म को एक राजनीतिक दुरुपयोग का एक चीज़ न बनाई जाए कि धर्म के आधार पर चीज़ों का विभाजन ना हो।
ठीक है। तो इसी के लिए थोड़ा सा कंट्रोल या नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा। दूसरी चीज़ क्या है कि राजनीति में धर्म का उपयोग ना हो, इसके लिए मतदान धार्मिक आधार पर होते हैं। देखिए हमारे यहाँ क्या है, वर्तमान में राजनीति में, पॉलिटिक्स में धर्म का उपयोग किया जाता है। धर्म के आधार पर सारी चीज़ें, सारे बंटवारे और जो चीज़ें चलाई जाती हैं वो धार्मिक आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से भेदभाव किया जाता है। ठीक है। अब मतदान भी लोग भी क्या करते हैं, लोग भी धर्म के आधार पर कि हाँ भाई ये फला फला पार्टी है और ये फला पार्टी पर्टिकुलर कम्युनिटी को संरक्षण देती है। कोई भी हो सकता है, हिंदू को हो सकता है, मुस्लिम को हो सकता है, तो वो किसी को भी हो सकता है, सिख हो सकता है, ईसाई हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, राजनीति का धर्म का उपयोग नहीं होना चाहिए, जबकि होता इसका अपोजिट है। ठीक है। हमारे यहाँ क्या है, धर्म के कारण जैसे धर्म प्रचार प्रसार और बाकी सारी चीज़ों के कारण बहुत सांप्रदायिक विद्वेष भी फैलता है। एक धर्म दूसरे धर्म को नीचा दिखाना चाहता है, दूसरे अपने आप को श्रेष्ठ बताना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमारे यहाँ संविधान में धर्म को धारण करने की, धर्म के आधार पर अपने पूजा उपासना करने की, या आप जिस भगवान को भी मानते हैं, जिस धर्म को भी मानते हैं, उसको मानने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अब ऐसा ना हो कि समाज में धर्म परिवर्तन के मुद्दे भी वर्तमान में देखे जा रहे हैं। जैसे उड़ीसा है, तमिलनाडु है, तो यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे निकल कर आए जिनमें धर्म परिवर्तन कराया गया। और यह जो धर्म परिवर्तन जो होता है, केरल भी है, इनमें आप देख सकते हैं। ठीक है। प्रलोभन और दबाव के आधार पर चीज़ें कराई जाती हैं। ठीक है। प्रलोभन और दबाव के आधार पर चीज़ें कराई जाती हैं। लेकिन धर्मनिरपेक्ष राज्य की संकल्पना को सही सिद्ध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लेते हुए इन सारी चीज़ों को नकारता है। ठीक है। हर तरीके से रोकने का, नियंत्रित करने का प्रयास करता है। उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहाँ पर धर्म परिवर्तन को नियंत्रित करने हेतु अनेक कानून बनाए गए हैं। और इसी कानूनों के तहत उड़ीसा में क्या है, उड़ीसा के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया है। ठीक है। लेकिन देखिए जैसे हमारे यहाँ क्या है, धर्म परिवर्तन बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है। तो इसके बहुत सारे रीज़न भी होते हैं कि धर्म परिवर्तन देखिए आर्थिक समस्याओं के कारण भी होता है, गरीबी के कारण, बेरोजगारी के कारण, इन सारी चीज़ों के कारण जो है वो धर्म परिवर्तन होता है। लेकिन जबकि हमारे संविधान में और संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया है कि सर्वधर्म समभाव की बात कही गई है कि सभी धर्मों को समान रूप से मानेगा। ठीक है। बंधुत्व की बात कही गई है और भाईचारे की बात कही गई है। हर तरीके से लोगों के बीच में सौहार्द बना रहे, इन सारी चीज़ों को करने का प्रयास किया गया है। धार्मिक आधार पर कोई भी सामाजिक विद्वेष या उग्रवाद अगर कोई फैलाता है या अपने विचारों को प्रचार प्रसार करता है, तो इसमें क्या है, इसमें जो सेंटर है वो हस्तक्षेप करता है। ठीक है। धर्म के आधार पर पक्षपात ना हो, ठीक है, भेदभाव ना हो, इसको सुनिश्चित करने का प्रयास सुप्रीम कोर्ट भी करता है, सरकार भी करती है और हर तरीके से संविधान में इन चीज़ों को देखता है और अनेक कानूनों के द्वारा इनको रोकने का प्रयास करता है। सभी को समान रूप से धर्म की उपासना कर सकते हैं। हमारे यहाँ क्या है, देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य तभी माना जाएगा जब सभी लोग अच्छे से समान रूप से अपने अपने धर्मों की उपासना कर सकते हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ संविधान में किया गया है और इसी को क्रियान्वित किया जा रहा है। और क्या है कि जैसे मान लीजिए धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, धर्म के आधार पर अगर चीज़ें बंटने लगेंगी तो फिर दिक्कत आ जाएगी और लोगों में एक जो हमारी देश की एकता है, अखंडता है, उसको भी बहुत चोट पहुंचेगी, जिसके कारण हमारे पूरे देश की, राष्ट्र की एकता अखंडता को खतरा होता है। और इन्हीं सब चीज़ों की रक्षा करता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को अच्छे से लिखना है। ठीक है। अच्छे से इस प्रश्न को आप लोग लिखिए। अब आज का जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न जो है सेकंड पेपर का प्रश्न है और प्रश्न संख्या 168 है, 168 है और 125 शब्द सीमा में इस प्रश्न को लिखना है। ठीक है। लिखने से पहले वही सावधानियां कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए,
जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं और अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ में और क्या है कि जैसे डेटा, डायग्राम, इन सारी चीज़ों का प्रयोग करिए। जो अच्छे शब्द हैं उनको अंडरलाइन भी करने का प्रयास करिए और शब्दों का चयन आप अच्छा रखिए। हैंडराइटिंग अगर आपकी अच्छी है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और इसके साथ में अन्य चीज़ें भी हैं कि जैसे जो लयबद्धता है वो होनी चाहिए और जो आप लिखते हैं उसमें सीक्वेंसिंग होनी चाहिए। पैराग्राफ और पॉइंट्स के फॉर्मेट में जो भी आपको रेलेवेंट लगे, जो भी जैसे आप जहाँ पर आपको पॉइंट डालने हैं तो वहाँ पर पॉइंट भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए सही शब्द सीमा में, जैसे देखिए 125 शब्दों में आपसे कहा गया है तो 125 शब्दों में ही आप लोगों को लिखना है, ठीक है। 10 शब्द ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद इसके अलावा आपको शब्द सीमा का खास ख्याल रखना है और ग्रामर की गलतियां नहीं करनी है, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह जो चीज़ें होती हैं वो अक्षम्य होती हैं, ठीक है। जो आज का प्रश्न है पेपर सेकंड का प्रश्न है और प्रश्न संख्या 168 है। 125 शब्द सीमा में लिखना है। देखिए जो इसकी पीडीएफ है दोस्तों वो आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलेगी, ठीक है। और जो लोग भी पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9140085178 पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देर न करते हुए आप लोग जो आज का प्रश्न है उसको देखते हैं। प्राक्कलन समिति के गठन तथा कार्यों की विवेचना कीजिए। जो एस्टिमेट कमेटी होती है तो इसके कार्यों तथा गठन के स्वरूप और सारी चीज़ों पर बात करनी है, ठीक है। प्राक्कलन समिति जो होती है, देखिए लोकसभा की सबसे बड़ी समिति होती है, ठीक है। संसदीय समितियों में सबसे बड़ी समिति होती है जिसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है। और देखिए जो एस्टिमेट कमेटी है, जो आपकी प्राक्कलन समिति है, तो संसद क्या है? संसद एक बहुत बड़ा बृहद निकाय है। अब इसका कार्य संचालन जो होता है वो समितियों के माध्यम से होता है। समितियों में अगर बात करें तो बहुत सारी समितियां होती हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, एस्टिमेट कमेटी होती है, सार्वजनिक उपक्रम समिति होती है, ऐसी बहुत सारी समितियां होती हैं। नियम संचालन की समितियां होती हैं, अलग अलग होती हैं, ठीक है, अलग अलग हाउसेस की होती हैं। तो अब इसमें क्या है, आपको प्राक्कलन समिति के बारे में बताना है। तो देखिए इसका सबसे सर्वप्रथम गठन जो किया गया था वो 1950 में किया गया था। जॉन मथाई की सिफारिश के आधार पर, जॉन मथाई समिति की सिफारिश के आधार पर 1950 में एस्टिमेट कमेटी का प्रावधान किया गया था, इसका गठन किया गया था। इसकी सदस्यों की संख्या थी जो वो लोकसभा से 30 के 30 होती हैं और यह संसदीय समितियों में सबसे बड़ी समिति होती है, जो कि इनके सदस्यों का निर्वाचन जो है वो लोकसभा, केवल लोकसभा से किया जाता है, राज्यसभा से नहीं होता है। और इसके लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो एस्टिमेट कमेटी होती है या प्राक्कलन समिति जो होती है तो इसके अध्यक्ष को चुना जाता है, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। और इसका गठन जो होता है, देखिए इसका गठन जो होता है वो आपका प्रतिवर्ष किया जाता है, ठीक है। तो ये आपने प्राक्कलन समिति के गठन को आप लोगों ने देखा। अब देखिए इसके बाद में प्राक्कलन समिति के कार्यों को देखिए कि प्राक्कलन समिति के कार्य कौन कौन से होते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि वार्षिक अनुदान, जो एनुअल ग्रांट जो होती हैं उनकी जांच करना, ठीक है। जो एस्टिमेट कमेटी जो होती है तो जो वार्षिक अनुदान होती है तो उनकी जांच करना, उनको अच्छे तरीके से देखना कि हाँ ये चीज़ें सही रूप में हैं या नहीं हैं। अतिरिक्त जो अदर ग्रांट्स जो होते हैं उन पर भी चर्चा करना कि क्या ये सही है, कितना सही है, इतना अनुदान देना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, इन सारी चीज़ों पर बात होती है। और क्या है कि प्रशासनिक सुधार, जैसे कम खर्चा करने के लिए, जैसे संसदीय समितियां जो होती हैं तो हर तरीके से मितव्ययता की जांच करती हैं, ठीक है, कि भाई कम से कम खर्चा हो और कम खर्च करने के लिए कुछ प्रशासनिक सुधार अगर बताने होते तो उनको भी बताने का प्रयास करती है। और संसद में, जैसे मान लीजिए संसद में अनुदान की मांग रखने की सिफारिश भी यही करती हैं, ठीक है, जो प्राक्कलन समितियां होती हैं। बजट है, जैसे बजट जो होती है सरकार के फैसलों को करने में, इनके कार्यों को करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी होती है, एस्टिमेट कमेटी जो होती है, ठीक है। संसद की कार्यप्रणाली हेतु अति महत्वपूर्ण समिति मानी जाती है जो आपकी एस्टिमेट कमेटी होती है। इसके साथ में संसद के कार्यों को कम करने का प्रयास करती है कि भाई संसद के कार्यों का जो बोझ होता है उसको भी कम करने का प्रयास करती है और संसद को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। इन सारी चीज़ों के लिए जो समितियां हैं बहुत ही बेहतर ढंग से कार्यों को क्रियान्वित करती हैं। और क्या है
कि समिति जो होती है देखिए सलाहकारी होती है। जैसे इसकी जो सिफारिशें होती हैं वो सरकार पर या सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती हैं, ध्यान रखिएगा, बाध्यकारी नहीं होती हैं, सिफारिशें केवल सलाहकारी होती हैं। माना न माना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है। और क्या होता है, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे जो वैकल्पिक नीतियाँ होती हैं, ठीक है, अल्टरनेट जो पॉलिसीज़ जो होती हैं उनको भी तैयार करने का कार्य जो है वो आपका एस्टीमेट कमेटी का आता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इस प्रश्न को आप लोग लिखिए। 125 शब्द सीमा में लिखना है, जो शब्द सीमा दी गई है उसी शब्द सीमा में आप लोगों को लिखना है, अच्छे से लिखिए। और जो लोग भी बीओ मेंस 2020 की तैयारी करना चाहते हैं तो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। पेड व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, देख सकते हैं। जो लोग यूपीपीसीएस मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो वो लोग भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और पेड व्हाट्सएप ग्रुप दोनों के चल रहे हैं, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, या तो यह नंबर पर 9140085178 पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।